हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय की। विज्ञान विषय के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे। मैं उनके आंसर कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आप देखेंगे ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पौधों में, जंतुओं में, कवकों में कि विषाणुओं में। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, पौधों में। ये विकल्प आ एकदम सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में मंड यानी जो स्टार्च लिखा है ये और ऑक्सीजन दोनों हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी आपका ऑप्शन जो होगा सा सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इन पर अगला प्रश्न हमारा है, मानव श्वसन करता है नाक के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा या इन सब के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बा है वो एकदम सही है। मानव फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, इसलिए ऑप्शन बा सही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि श्वसन क्रिया में पौधे हो चाहे मानव, दोनों लोग ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात आप करें तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय में पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं, ना कि श्वसन क्रिया में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लियर तौर पर आपको याद रखना चाहिए कि पौधे हो या जंतु, सभी लोग ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों यानी नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वो पानी की कमी के कारण अपनी पत्तियों का रूपांतरण कांटों के रूप में कर लेते हैं। किस रूप में? कांटों के रूप में। ऑप्शन आ सही है आपका। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। मेंढक क्या है? मेंढक क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जलचर, आपको कुछ टर्म्स जो होंगे मैं क्लियर कर देता हूँ। जलचर यानी जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, जलचर क्या होता है? जल में रहने वाले। थलचर मतलब वो प्राणी या वो जीव जो आपके थल यानी कि धरती पर रहते हैं। नवचर मतलब, नव मतलब होता है आपका आकाश, यानी वो प्राणी या जीव जंतु या पक्षी जो आसमान में अपना बसेरा करते हैं। और उभयचर मतलब होता है जल और थल दोनों पर रहने वाले। तो यहाँ मेढक क्या है आपका? मेढक उभयचर है, जल और थल दोनों पर रहता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 के बाद अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7 है हमारा, चेहरे के हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंडरा जोड़ती है। देखिए दोस्तों, कंडरा बोलते हैं हम नाभि को, ठीक है। कंडरा नाभि को बोलते हैं। तो नाभि हमारा जो होती है वो ऑप्शन दा सही है, पेशियों को हड्डी से जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की, यानी हमारे शरीर मतलब मानव शरीर की आपसे पूछी जा रही है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी होती है फीमर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो स्टेपीज होती है वो कान की हड्डी को कहते हैं। कान यानी कि आपके कान में जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन आ आपका है अपूर्णता रोग, ऑप्शन बा है कैंसर, सा ऑप्शन है टीबी और दा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको हम डेफिशिएंसी रोग कहते हैं, यानी कि कमी वाले रोग, ठीक है। तो अपूर्णता रोग यहाँ पर आपका आ जाएगा। डेफिशिएंसी जो डिजीज होती हैं वो विटामिन की कमी से होती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 गज बराबर होता है, 1 गज कितने फुट के बराबर होता है आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 1 गज आपका 3 फुट के बराबर होता है। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। ये देखिए आपसे पूछा गया है, ये कौन है, यानी कि
क्या चीज जो होती है भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पौधों को भूमि में स्थिर रखती है? तो आपको भी पता होगा कि पौधों को भूमि में जड़ ही स्थिर रखती है और खनिज लवणों का अवशोषण भी धरती से जड़ ही करती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है, कौन करता है? देखिए दोस्तों, ये आपको दो टर्म याद रखने हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। क्या क्या होते हैं आपके पद? एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। देखिए दोस्तों, ये रहा जाइलम और यहाँ पे आपका है फ्लोएम। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है जाइलम, और अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि देखिए दोस्तों भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि पर्णपात जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, ये पाया जाता है, कौन से पौधों में पाया जाता है? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे पर्णपात। पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये पर्णपात आपके सामने आ रहा है, आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। ये पर्णपात है और ये आपका मटर के पौधे में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, मुझे ये जरूरी लगा कि आपको पर्णपात की परिभाषा बताई जाए, तो ये आप नोट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इससे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं और कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ भी जो आपके सारे जो शब्द लिखे हुए हैं, जीरोफाइट, एपिफाइट, हाइड्रोफाइट, इनके सबके अर्थ बता दूंगा। तो पहले तो आप याद रखिए कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एपिफाइट किनको कहते हैं? एपिफाइट वो पौधे होते हैं जो पौधों के ऊपर यानी जो ट्री की सरफेस पे उगते हैं, जैसे आपकी जो बेल वगैरह होती है ना, बेल, ये आपकी इसी में आती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफाइट वो पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं। कहाँ पे? पानी में उगते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जड़ों के प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों, मूसला और अपस्थानिक दोनों ही प्रकार की जड़ें होती हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इतना तो बनता ही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका आंसर है आपका, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। ऑप्शन आपके हैं जीवाणु, विषाणु, लाइकेन या कवक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही है वह है विषाणु, और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये टेट में भी कई बार आ चुका है। यूपी टीईटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर गांव में रहने वाले हैं या फिर आप शहर में भी रहने वाले हैं, लेकिन अगर आपने छुई मुई का पौधा देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि वह छूते ही एकदम अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। तो उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन जो होता है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है छुई मुई में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सा रोग पॉलिश किए गए चावल को खाने से होता है? बेरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर आपका सही है वह बेरी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चावल को पॉलिश करें तो विटामिन B1 उसमें से निकल जाता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या कहते हैं इसको? थायमीन। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे इस प्रकार भी पूछा जाता है कि चावल को पॉलिश करते समय कौन सा विटामिन निकल जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है थायमीन। उसके बाद अगर हम पेलाग्रा रोग की बात करें तो दोस्तों ये विटामिन B3 की कमी से होता है, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या बोलते हैं इसको? नियासिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक टर्म और आपका लिखा है अतिसार। इसको हम बोलते हैं दस्त। क्या बोलते हैं? दस्त। और ये आपका खाना ना पचने की वजह से होता है, और कभी कभी ये विषाणु यानी वायरस के कारण भी होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है कि विटामिन बी और सी जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, पूरा ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न आपसे इसी का जस्ट उल्टा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए याद रखना है, विटामिन ए, डी, ई, के आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग की पहचान है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हम अगर इस स्कर्वी रोग की बात करें तो ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। किससे? विटामिन सी की कमी से। और इसकी जो मुख्य पहचान होती है वो होती है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से रक्तस्राव जो आपका होता है, मसूड़ों से खून आता है, उसी को हम कहते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मरेस्मस और क्वासिओरकर, ये रोग जो होते हैं किसकी कमी से होते हैं? और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोग हैं, आपको याद रखने हैं। ये किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखने हैं, मरेस्मस और क्वासिओरकर आपके प्रोटीन की कमी से होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तदाब आपका इस यंत्र से मापा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? यहाँ पर ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। सर्वदाता मतलब ऐसा रक्त समूह जो सभी बाकी बचे हुए रक्त समूहों को और अपने खुद रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सके। यानी ओ जो होता है वो आपका सबको रक्त दे सकता है, इन चारों को, ए बी और ओ, इन चारों को। और इसी प्रकार जो सर्वग्राही का मतलब होता है जो सभी रक्त समूहों से रक्त प्रदान कर ले। यानी ए बी जो होता है वो सब रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर लेता है, तो ये आपका सर्वग्राही हो गया। यहाँ पे ए बी जो होता है वो ए बी और ओ सबसे रक्त प्राप्त कर लेता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो पीछे एक प्रश्न आया था सबसे छोटी हड्डी का, तब मैंने आपको बताया था जो फीमर होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की। और फीमर दोस्तों जांघ की हड्डी को कहा जाता है। कहाँ की? जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये तिल्ली, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। और दूसरी चीज, इस प्रश्न को एक प्रकार से और पूछा जाता है, वैसे तो ये तिल्ली में बहुत कम लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, सबसे आपका ज्यादा पाई जाती हैं दीर्घ अस्थि में। कहाँ पे? दीर्घ अस्थि में। तो आपको अगर दीर्घ अस्थि ऑप्शन में दिया रहे तो आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है, हर बार। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप तिल्ली को टिक करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है 206 हड्डी होती हैं, और आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बालकों के शरीर में, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में 270 से 350 तक हड्डियां होती हैं। ठीक है, वो जुड़ते जुड़ते आपस में जुड़ते जुड़ते जिनकी संख्या वयस्क होने तक कम हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, एपीकल्चर है। एपीकल्चर है, आपसे पूछा गया है क्या है? मधुमक्खी पालन को ही हम एपीकल्चर कहते हैं। और दोस्तों, रेशम के कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। आप ऐसे याद रखेंगे, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरी के बाद कल्चर लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, कपाल किसे कहते हैं? खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से को। तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण कंदगुच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंदगुच्छ। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायक प्रवर्धन होता है। तो आपको याद रखना है कि ये ब्रायोफिल्म में होता है। किसमें? ब्रायोफिल्म में। और ब्रायोफिल्म को हम कहते हैं पत्थर चट्टा। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा। ठीक है, इसमें कायक प्रवर्धन होता है। ये आपका हो गया पत्थर चट्टा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कोण का मात्रक होता है। तो दोस्तों, कोण के 2 मात्रक होते हैं। एक आपका होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री। ठीक है, और दूसरा आपका होता है रेडियन। ये दोनों आपको याद रखने हैं। डिग्री तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो आपको रेडियन पे टिक करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी घटना
गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको गुरुत्व पता होना चाहिए। गुरुत्व क्या होता है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का एक आकर्षण बल होता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्व, ठीक है। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को इस आकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है। जब भी हम कोई भी चीज फ्रीली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अपने आप आके नीचे ही गिरती है, यही होता है आपका गुरुत्व, ठीक है दोस्तों। तो गुरुत्व का जो उदाहरण यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो वो आपका ऑप्शन सा आपको देखने को मिल रहा होगा, समतल पर गाड़ी का धकेलना। क्योंकि बाकी बचे हुए जो ऑप्शंस हैं वो आपके पेड़ से पत्तों का गिरना, ये भी कोई भी चीज नीचे गिर रही है पृथ्वी की तरफ, तो ये गुरुत्व का उदाहरण हुआ। बाकी देख लीजिए, तीनों ऑप्शन आप इसी प्रकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 38 नंबर का कह रहा है कि उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अपचय, क्या होती है, अपचय, और दूसरी आपकी होती है उपचय। ये दोनों प्रकार की आपकी उपापचय क्रिया होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वायु है, वायु क्या है, वायु एक विषमांगी मिश्रण है। ये आपको याद रखना है, वायु एक विषमांगी मिश्रण है। और अगर हम बात करें वायु में क्या क्या गैसें पाई जाती हैं या कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आपकी नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है वायु में, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन यानी O2 आपकी 21% पाई जाती है वायु में। और दोस्तों आपकी आर्गन, एक गैस होती है आर्गन आपकी, जो कि वायु में आपकी आर्गन 0.9% पाई जाती है। और वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये आपकी वायु में 0.03% पाई जाती है, जो कि अब बढ़कर 0.04% हो चुका है, क्योंकि हमने प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। उभयचर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी जो थल और जल दोनों जगह रह लेते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। यहाँ आप देखिए ऑप्शन 7 सही है, कछुआ उभयचर प्राणी होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मछली जो होती है पानी में रहती है और अनुकूलित होना उसके लिए बहुत ही अनिवार्य है उस वातावरण के प्रति। तो मछली पानी में रहने के लिए कब अनुकूलित होती है, जब उसमें धारा रेखीय, जब मछली का देखिए धारा रेखीय शरीर होता है, ये अनुकूलन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पंख भी उसमें होते हैं, गलफड़े भी होते हैं, ये पानी में रहने के लिए अनुकूलन बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फेफड़ा होता है वो मछली में नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन डी सही है यहाँ पे हमारा, यानी मछली जो होती है वो अनुकूलन अंग उसमें फेफड़ा नहीं होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं उसमें क्या आपसे पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक है। तो दोस्तों यौगिक वो होते हैं जिनमें अलग अलग तत्वों को समान अणुभार में मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो जल सही है, जल हमारा यौगिक होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 43, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। अब आप सोचिए कि अगर आपके ठोस पदार्थ किसी द्रव में मिले हुए हैं तो हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, बाष्पीकरण से। आप उस मिश्रण को गर्म कीजिए जिसमें से पानी निकल के आपका बाष्प होकर उड़ जाएगा और आपका केवल ठोस बचेगा। तो ये आपकी विधि हो गई बाष्पीकरण। ये मैंने आपको बड़ी ही सरलता से समझाया है। आप इस विधि को यानी बाष्पीकरण को याद भी रखना कि जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो वह बाष्पीकृत होकर हवा में उड़ जाता है और बचता हमारे पास ठोस है। तो ये आपका बाष्पीकरण हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। तो धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक, यानी अगर आप बात करें क्षेत्रफल के मात्रक की, तो क्या होता है आपका वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, और ये तो आपके मात्रक केवल लंबाई के होते हैं, ठीक है, यानी कि दूरी मापने के। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 45 हमसे कह रही है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर गलफड़ा आपका यानी गिल्स उनको बोलते हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें फेफड़ा भी पाया जाता है, जैसे आपकी व्हेल हो गई। ये स्तनधारी मछलियां जितनी भी होती हैं उनमें गलफड़े से श्वास क्रिया नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। बाकी बची हुई सारी मछलियों में गलफड़ों से ही श्वास क्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46, यहाँ आपसे देखिए प्रश्न संख्या 46 में आपसे पूछा गया है कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। पहलवान जब कोई भार उठाता है तो कौन सा बल लगता है। अब देखिए पहलवान अपने हाथों से भार उठाएगा तो उसकी पेशियां उसमें काम करती हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका पेशीय बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, पेशीय बल। ये आपको इस प्रकार याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 47, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है।
तो देखिए दोस्तों, चने के बीज में जो दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं बीज पत्र। क्या कहते हैं? बीज पत्र। और इसके बाकी जो पद है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो बीज चोल होता है, ये जो बीज चोल लिखा है इसका मतलब होता है, देखिए जो बीज, चने के बीज के ऊपर जो बाहरी आवरण होता है ना, जो पतली सी परत चढ़ी रहती है उसको हम कहते हैं बीज चोल। और भ्रूण, जो एक छोटी सी नाकनुमा रचना जो निकलती है उसमें से, जिससे नया पौधा जन्म लेता है, उसको कहते हैं भ्रूण। और जब वो भ्रूण थोड़ा फूट कर बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं मूलांकुर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमसे पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, पसलियां आपकी यहाँ पे सीने पे होती हैं पसलियां, तो पसलियों की संख्या आपसे पूछी गई है कितने जोड़ी होती है, तो आपको जोड़ी में बतानी है कितनी होती है। 12 जोड़ी होती है। कुल 24 पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। स्क्रीन पर आपको फोटो ये दिख रही है, आप इसमें चाहे तो काउंट कर सकते हैं दोस्तों इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पे डाली है ताकि आपको थोड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, आप देख देख के सारी चीजें सीख सकें। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लें, यानी हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? अभी पीछे एक क्वेश्चन में हमने केवल कपाल की बात की थी, वहाँ पे कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं ये बात की थी, लेकिन हमने खोपड़ी की पूरी की बात नहीं की थी। पूरी खोपड़ी को मिलाकर हमारे जो खोपड़ी में अस्थियां होती हैं वह होती हैं 28। कितनी होती है? 28। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है? तो देखिए दोस्तों, एंटीलोप जो होता है वो दौड़ने के लिए एकदम अनुकूलित प्राणी है। कैसा? एकदम अनुकूलित प्राणी है दोस्तों एंटीलोप। ऑप्शन बी आपका सही है। एंटीलोप अगर आपने कभी नहीं देखा, आप सोच रहे हैं कौन सा जानवर एंटीलोप होता है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा एंटीलोप का चित्र। जी भर के आप इस चित्र को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 51 हमसे कह रहा है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी चीज में बहुत तीव्रता से उसके बीचों बीच बल लगाते हैं, यानी उसके सेंटर में बल लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रण बल। इसको हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रण बल। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 52 आपसे पूछ रहा है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है? तो यहाँ आपको आंसर याद रखना है बीज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 53, यानी इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 फुट बराबर होता है, सेंटीमीटर में आपको बताना है, तो आपका 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। ऑप्शन द आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि न्यूटन का गति संबंधी वह कौन सा नियम है जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? या फिर प्रश्न को आप देखिए सही से पढ़ लीजिए, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो यहाँ पे आपका आंसर सा सही है, यानी कि तृतीय नियम। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी, इसमें आपको ये तीसरा नियम यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स समझाया गया है। नाव से उतरते समय नाव का पीछे की तरफ जाना। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 55, बल की इकाई होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखनी है बल की इकाई वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करनी है। तो बल की इकाई आपकी डाइन, यानी ऑप्शन बा आपका सही है, यानी कि आपका डाइन। और आपको बता दे रहा हूँ कि 1 न्यूटन में आपके 10⁵5 डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं? 10⁵5 डाइन होते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ ये जो और ऑप्शन लिखे हैं उनको हम समझ लेते हैं। अर्घ आपका देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर डाइन में बता चुका हूँ। वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट। ठीक है, उसके बाद देखिए कैलोरी भी आपका ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में आपसे पूछा गया है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है? तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई चीज ऊपर से फ्रीली नीचे अपने आप गिर जाती है तो वो गुरुत्व के कारण ही गिरती है, यानी आपका ऑप्शन सा सही है, गुरुत्व बल यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ 57 आपसे कह रहा है कि पत्ती द्वारा जनन होता है? तो पत्ती द्वारा केले में जनन होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमसे 58 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पे द्रव्यमान के सारे मात्रक आपको दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूटन नहीं है, सॉरी, ये बल का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पे जो मानक मात्रक होता है उसको हम चुनेंगे केवल, तो मानक मात्रक आपका किलोग्राम होता है, ठीक है, केजी जिसको हम बोलते हैं, ये द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि टाँका क्या है? ये जो लिखा है ना टाँका, ये क्या है? तो ऑप्शन आप देखेंगे, पहले ऑप्शन में पूछा गया है कि जल संचयन की विधि, ऑप्शन बा है सिलाई करने की विधि, ऑप्शन सा है बांग्लादेश की मुद्रा, और ऑप्शन प्रदूषण मापने की विधि। तो यानी ऑप्शन बा आपका सही है, सिलाई करने की एक विधि को ही हम टाँका कहते हैं। वैसे बांग्लादेश की मुद्रा जो है कुछ हद तक इससे मिलती जुलती है, लेकिन वो टका होती है। क्या होती है? टका। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर 60वें प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न में आपसे कहा गया है कि मूल मात्रकों की संख्या होती है, तो आपको याद रखने हैं मूल मात्रक और मूल राशियां 7 होती हैं, यानी आपका ऑप्शन 7 सही है। दोस्तों आज की हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं विज्ञान विषय के इसी में से पूछे जाएंगे, आपको ये सारे प्रश्न याद कर लेने हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और सबसे जरूरी चीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।